मौत की सज़ा होनी चाहिए थी। जिस प्रकार से उसने एयरफोर्स ऑफिसर्स को या अन्य लोगों को उसने उनकी हत्या की थी, उसी प्रकार से उसी प्रकार से उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन हम कोर्ट के डिसीजन पर कोई क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते। कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। मेरा ये मानना है कि जो ये आतंकवादी यासीन मलिक था, इसने कई घर उजाड़े, कई माताओं का सुहाग उजाड़ा, कई बहनों का भाई उनसे छीन के ले गया और कश्मीर के नौजवानों को इस आतंकवाद और अलगाववाद की इस आग में ढाला। तो ये सज़ा जो मिली है उसे व्यक्तिगत रूप से हम कहते हैं कम है, लेकिन स्वागत करते हैं हम इस। टेरर फंडिंग मामले में दोषी पाए गए यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और उसके बाद कश्मीर का माहौल खराब करने का प्रयास भी किया जा रहा है। और कल इस तरह से एक महिला टीवी एंकर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे कहीं ना कहीं ये उन आतंकवादियों की बौखलाहट है जो समर्थन करते थे यासीन मलिक जैसे आतंकवादी का। आखिरकार कौन वो लोग हैं जो कश्मीर में अशांति फैलाना चाहते हैं? बातचीत करने के लिए मेरे साथ सुनील शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। सुनील जी, कल जिस तरह से यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, लोग ये मांग कर रहे थे और एनआई ने भी ये मांग की थी कि यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को मौत की सज़ा होनी चाहिए। कल जो एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को सज़ा सुनाई है, सबसे पहले हम उसका स्वागत करते हैं। हालांकि ये उम्मीद भी थी कि इसे डेथ सेंटेंस मिलेगी, बट कोर्ट का जो भी फैसला आया उसका हम स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय के बाद उन आत्माओं को शांति मिली होगी जो लोग अपने प्राण को न्यौछावर कर गए इस भारत माता के लिए, और जिनकी आत्माएं एक न्यायिक प्रक्रिया में लंबे समय से इंतज़ार में थे। भारत के सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और यासीन मलिक जैसे आतंकवादी और आतंकवादी के बाद अलगाववादी नेता, जिसको कांग्रेस सरकार एक सीनियर सिटीजन का दर्जा देके, सिक्योरिटी प्रोवाइड करके कश्मीर में एक नेता बना के बैठी थी, उस अलगाववादी और आतंकवादी को भारत सरकार की एक न्यायिक एजेंसी ने, एनआईए ने अरेस्ट करके उसका जो केस था जिसमें उसने कन्फेस किया था कि मैंने एक एयरफोर्स ऑफिसर की हत्या की है, उसके परिवार पे गोलियां चलाई है, ये कन्फेस करने के बाद वो खुले आम फिर अलगाववाद फैला रहा था। और मैं ये दोबारा से कहूँगा कि भारत के सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बाद एक एजेंसी ने उसे उसी केस में अरेस्ट करके उसकी जांच की, और जांच में जिसने खुद दोबारा से कन्फेस किया, कबूलनामा किया अपने गुनाहों का, और कल जिस प्रकार से एनआईए कोर्ट ने उसे सज़ा सुनाई है, मुझे लगता है, हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट नहीं हूँ, इसको तो मौत की सज़ा होनी चाहिए थी। जिस प्रकार से उसने एयरफोर्स ऑफिसर्स को या अन्य लोगों को उसने उनकी हत्या की थी, उसी प्रकार से उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए थी। लेकिन हम कोर्ट के डिसीजन पर कोई क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते। कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। मेरा ये मानना है कि जो ये आतंकवादी यासीन मलिक था, इसने कई घर उजाड़े, कई माताओं का सुहाग उजाड़ा, कई बहनों का भाई उनसे छीन के ले गया, और कश्मीर के नौजवानों को इस आतंकवाद और अलगाववाद की इस आग में ढाला। तो ये सज़ा जो मिली है उसे
व्यक्तिगत रूप से हम कहते हैं कम है, लेकिन स्वागत करते हैं हम इस। सुनील जी, कल बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक फ़ोटो जो है वो पोस्ट की है फेसबुक पर, जिसमें यासीन मलिक और उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है वो हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं। जो आतंकवादी रह चुका है वो पीएमओ ऑफिस में जाता है और प्रधानमंत्री से मुलाकात करता है और हाथ मिलाए जाते हैं। ये देश की बड़ी विडंबना थी कि भाजपा सरकार से जितनी भी पहले सरकारें आई इस भारतवर्ष में, ये जितने भी आतंकवादी थे ये सीधे सीधे तौर पे टेररिस्ट थे। इन्होंने आतंकवाद शुरू किया, आतंकवाद फैलाया, किलिंग्स की, भारत के विरुद्ध एक जंग छेड़ी, और बहुत सारे ऐसे आतंकवादी सरेंडर के बाद अपनी ज़िंदगी वापस अपनी ट्रैक पे लाते हैं। लेकिन ऐसे आतंकवादी जिन्होंने गन छोड़ी लेकिन गन उठाने के लिए बीज बोना शुरू किया, और पिछले 3 दहाइयों से 3 दशकों से इन्होंने आतंकवाद और अलगाववाद, मैं कहता हूँ कि जितने भी आतंकवादी तैयार हो रहे थे वो सब इनकी देन थी। इन्होंने कोई मेन स्ट्रीम में अपने आप को नहीं ढाला था, इन्होंने मेन स्ट्रीम को भी अपने उधर खींचा था और अलगाववाद, भारत के विरुद्ध एक जंग छेड़ रखी थी। सिर्फ एक फ़ोटो नहीं, मैं ऐसे कई फ़ोटो इसके दिखा सकता हूँ। इसने पाकिस्तान में जाके एक प्रोटेस्ट किया जिसमें लश्कर तोयबा का सरगना, हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सईद सलाउद्दीन और लश्कर तोयबा का वो अपना लश्कर तोयबा का जो चीफ था वो वहाँ पे बैठा हुआ है। और उसके बाद दूसरी तरफ से एक फ़ोटो वायरल होता है कि प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो वायरल कर रहा है। तो सीधे सीधे ये मतलब दर्शाता है कि कांग्रेस की वीक पॉलिसी, कांग्रेस की जो अपीजमेंट की पॉलिसी थी, विशेषकर कश्मीर के आतंकवादियों के लिए, कश्मीर के अलगाववादियों के लिए, यही कारण है, यही मुझे लगता है कि रीज़न है जम्मू कश्मीर को इस हालात तक पहुंचने के लिए। आज जिस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग विल भारत सरकार की है, आज जिस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग विल हमारे गृह मंत्रालय की है, जिस वजह से ऐसे लोगों को सज़ा मिल रही है और जो लोग इसमें और लिप्त हैं, आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, और जो उनके सरगना बैठे हैं, जो उनके मेंटर्स बैठे हैं, जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स बैठे हैं, चुन चुन के उनको भी जेलों में पहुंचाया जा रहा है। ये विडंबना थी, आज तक कांग्रेस सरकार ने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमें समय लग रहा है। वरना सरकार जो होती है, स्टेट का एक डर रहना चाहिए। किसी भी क्रिमिनल के लिए, किसी भी एंटी नेशनल के लिए स्टेट का एक डर होता है। कुर्सी पे कोई बैठा हो, मैं किसी एक व्यक्ति पे वो टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, सरदार मनमोहन सिंह जी थे या कोई भी थे, कुर्सी का एक डर होता है। क्राइम अपने स्टेट में कोई फैलाए और उसको किसी का डर न हो, ये एक विडंबना थी। और जिस विडंबना को दूर किया है भारत के सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और आज हमें ये सब देखने को मिलता है कि यासीन मलिक जैसे को भी जेल में डाला जा रहा है। और इसके अतिरिक्त जितने भी अलगाववादी नेता हैं, आज आप देख रहे होंगे 3 साल से कोई हरकत नहीं है उनकी। इवन की जितने भी स्टोन पेल्टर्स थे, बाकी लोग थे, सब आज दिमाग में बिठा चुके हैं कि भारत की जो सरकार बैठी है एक स्ट्रॉन्ग विल से काम कर रही है और इसको ज़्यादा स्पेस नहीं है। सुनील जी, इस फैसले के बाद पाकिस्तान की भी बौखलाहट देखने को मिली है। बहुत सारे लोगों ने यासीन मलिक को फ्रीडम फाइटर तक बोल दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके इमरान खान ने भी ये कहा है कि वो फ्रीडम फाइटर थे, वो कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। क्या लगता है कि इस तरह के फ्रीडम फाइटर भी होते हैं क्या? देखिए, पाकिस्तान को तो ये पहली बार नहीं है, 1947 से लेके अभी तक डिफरेंट अलग अलग तरीके से वो यहाँ पे कोई न कोई कटाक्ष कर रहा है। पाकिस्तान ये समझ चुका है कि भारत के साथ कोई कन्वेंशनल वार में हम जीत नहीं सकते हैं, और उसने फैसला किया जब 1947, 1965, 1971, 1999 ऐसे कई प्रयास उसने किए और उससे मुँह की खानी पड़ी। एक बार तो उसने 93,000 सिपाहियों ने उसके सरेंडर किया था। बदकिस्मती ये थी कि टेबल पे जो उस वक्त की सरकार थी वो उस प्रकार का फैसला नहीं कर पाई, अन्यथा ये पाक ऑक्युपाइड जो जम्मू कश्मीर है वो आज भारत का हिस्सा होता, इस वक्त हमारे पास होता वो, लेकिन इलीगली ऑक्युपेशन उनके पास है। 1971 में हमारे पास वो अवसर मिला था। बदकिस्मती रही कि सरकार ने उस प्रकार का कोई स्टेप नहीं उठाया। लेकिन जो फ्रीडम फाइटर की बात कर रहे हैं, हमें
सबसे बड़ी दिक्कत जो है, जो कश्मीर में एक ऐसा तत्व उसने तैयार किया है पाकिस्तान ने, एक नैरेटिव पाकिस्तान का चलाने के लिए, और कुछ व्यक्ति, उन्हें हम कहेंगे कि प्रायोजित कहें, उन्हें कहेंगे कि खरीदे हुए कोई टट्टू उसने कश्मीर में रखे हुए हैं, जो हमें भारत के लिए परेशानी पैदा करना चाहते हैं। वरना पाकिस्तान, आप देख लीजिए, ये मैं कोई हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, भारत के लिए बहुत बड़ी कोई वो थ्रेट नहीं है। जिस वक्त भारत की एक राजनीतिक इच्छा के साथ साथ वो कोई मन में आ गए कि नहीं, हमने पाकिस्तान के साथ दो हाथ करके इस सबको ख़त्म करना है, तो वो तो 2 मिनट में ख़त्म हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसमें दुनिया भी मानती है, पाकिस्तान भी मानता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो थोड़े थोड़े आतंकवादी भेज के, थोड़े थोड़े स्पॉन्सर्ड लोगों को भेज के यहाँ पे कुछ एक ऐसा एलिमेंट तैयार किया है, और जिनको बौद्धिक संरक्षण यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज दे रही है, उस वजह से पाकिस्तान ऐसे लोगों को फ्रीडम फाइटर कहता है। अन्यथा ये एलिमेंट यहाँ से ख़त्म हो जाए, ये एलिमेंट यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया जाए, तो पाकिस्तान को यहाँ पे बोलने वाला, कहने वाला, मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो वो संज्ञा दे रहा है कि फ्रीडम फाइटर, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। बदकिस्मती है कि अभी कुछ लोग और कुछ बौद्धिक संरक्षण देने वाले ऐसे तत्व बैठे हुए हैं भारत में, जिस वजह से पाकिस्तान को ये ऐसे यासीन मलिक जैसे घटिया लफंगे लोगों को फ्रीडम फाइटर की संज्ञा देना। आखिरी में सवाल ये करना चाहूँगा, कश्मीर की एक बार फिर हालत खराब करने का प्रयास किया जाए। कल पत्थरबाजी देखने को मिली, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देखने को मिले, आज़ादी के नारे वहाँ पर जो है वो लगाए गए, और कल एक महिला टीवी एंकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या लगता है कि कश्मीर में अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं जो कश्मीर में अशांति फैलाना चाहते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि जितना वो प्रयास करेंगे उतना यहाँ से काउंटर उनको मिलेगा, क्योंकि भारत सरकार और विशेषकर गृह मंत्रालय जो एक बात मैंने स्पष्ट कर दी कि शांति को खरीदेगा नहीं, शांति को हाथ जोड़ के नहीं लाएगा। जो शांति भंग करने की कोशिश की जाएगी, एक एक को चुन चुन के खदेड़ा जाएगा, मारा जाएगा। जो पाकिस्तान मांगेगा उसे तो कब्रिस्तान ही मिलेगा। उसके अलावा मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बात करने वालों को किसी भी कीमत पे यहाँ पे बख्शा नहीं जाएगा। जिस प्रकार से आज तक पिछले 3 सालों से चाहे पत्थरबाज हैं, चाहे वो पाकिस्तान की बात करने वाले हैं, उनके साथ उसी भाषा में सलूक किया जाएगा। कल की घटना के बाद भी मुझे लगता है कि यहाँ की जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज़ हैं उनकी भी पैनी नज़र है और पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके साथ भी अच्छी तरीके से निपटा जाएगा। और ये भूल जाए कि 4 लोग पत्थरबाजी करेंगे, 4 लोग नारा देंगे और भारत कोई उनके साथ, कोई भारत सरकार उनके साथ कोई समझौता करेगी। पिछले 30 सालों से भी उनने आजमाया है और ये जो दोबारा से वो चिंगारी देने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, और या पाकिस्तान से प्रायोजित कोई ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उन्हें भी भारत सरकार, हमारी सुरक्षा एजेंसियां निपटेंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से हिंदुस्तान में रह के जो पाकिस्तान की बात करेगा, जब पाकिस्तान के समर्थन में कोई भी बात करेगा, जब पत्थरबाजी करेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जितने भी अलगाववादी नेता हैं जिन्होंने देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया, उन्हें भी इसी तरह से सजा सुनाई जाएगी। बने रहना पब्लिक के साथ। धन्यवाद।